सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके हिंदी विषय के सोल्यूशन को लेकर के आए हैं। आपके फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी विषय के पेपर का सोल्यूशन यहाँ पर हम पूरा देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है? तो अको विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कि अ, आ और का वर्ग और ह और विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ है। बहुत अच्छे से बार बार मैंने आप लोगों को कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ कक्षा में बार बार बताया था। देखिए, पूछा भी हुआ। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 ग। क ख ग घ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ग का। ये सब कंठ में ही आएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर व्यंजन वर्ण किस श्रेणी में आते हैं? आपको अच्छे से पता है कि उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण में समय लगने के आधार पर जो स्वर है इनको 3 भागों में बांटा गया है। जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं, जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। द्विमात्रा का, जिन्हें बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। और जिन्हें बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे कि ओम। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है अर्धमात्रिक, क्योंकि हर एक व्यंजन क्या होता है? आधा होता है बिना स्वर के, जैसे कि का, ख, ग, इसमें स्वर नहीं है, तो ये अर्ध मात्रिक इसी को हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों तो हो गए स्वर के एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अधोलिखित में से किस अविकारी शब्द कौन होते हैं? तो अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो सेंटेंस है या वाक्य जिसमें सब कुछ बदल जाए लेकिन वे शब्द ना बदले, तो इन्हीं शब्दों को हम कहते हैं क्रिया विशेषण। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो मस्तिष्क ऑप्शन 2 में बिल्कुल सही सही लिखा हुआ है। कितना आसान सा प्रश्न था। आपको संस्कृत पूरा का पूरा 8 के 8 विषयों का सोल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स आप जरूर चेक कर लीजिएगा। हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं, तो अर्ध स्वर में कौन कौन आता है? तो ये य और व आते हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, वाचन कितने प्रकार का होता है? तो सस्वर वाचन और मौन वाचन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी भाषा में कारकों की संख्या कितनी होती है? 2 कारकों के नाम लिखिए। तो हिंदी भाषा में जो कारक है वो 8 है। संस्कृत में आपने 6 पढ़ा है, तो हिंदी में कितने हैं? 8 हैं। केवल संख्या पूछी थी, आपको केवल 8 ऐसे लिखना था। ठीक है, और 2 कारकों का केवल नाम लिखना था। तो कर्ता, कर्म, करण, जितना आपको याद था। अगर आपने ज्यादा भी लिख दिया होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 2 लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ऑलरेडी मैंने बार बार आपको कहा था कि संयुक्त व्यंजनों को अच्छे से आप समझ लीजिएगा। छात्र, ज्ञा, देखिए ज्ञा पूछ लिया है, तो ये किससे किसके मिलकर के बना है? ज और य से मिलकर बना हुआ है। मौखिक अभिव्यक्ति का क्या महत्व है? क्वेश्चन नंबर 9, कितना अच्छा प्रश्न पूछा। मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि जब हम अपने भावों को, विचारों को मुख से बोल करके प्रकट करते हैं तो यही होता है मौखिक अभिव्यक्ति। और इसका क्या महत्व है? हम जब अपनी बातों को, अपनी भावों को, विचारों को लोगों के सामने अपने मुख से व्यक्त करते हैं और लिख करके या मैसेज करके व्यक्त करते हैं, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। आप किसी से मैसेज पे बात कर रहे हो, किसी से फोन पे बात कर रहे हो, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब आप मुख से बोल करके अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हो तो वो बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मौखिक अभिव्यक्ति है इसका हमेशा से महत्व रहा है, हमेशा रहेगा भी। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिपि और ध्वनि का आपस में क्या संबंध है? तो लिपि मतलब जिस भी अक्षर को हम जिस भाषा में, जैसे कि जो हमारी हिंदी भाषा है इसकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। और ध्वनि क्या है? ध्वनि जो हम क्या करते हैं, जो भी शब्दों को हम पढ़ते हैं, जो हमारे मुख से पढ़ते समय ध्वनि निकलती है, वही क्या है? ध्वनि है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लिपि होती है ये भाषा को लिखने की विधि होती है, और जो ध्वनि होती है इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं वर्णों का, शब्दों का। तो बस यही संबंध होता है दोनों में। तो एक से लिखने का काम होता है, एक से बोलने का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से समुच्चारित शब्द युग्मों का सही अर्थ क्या है? तो अनल का क्या अर्थ है? अनिल का क्या अर्थ है? हमें अर्थ बताना था। तो अनल मतलब आग, और अनिल मतलब हवा, और सकल मतलब सब, और यहाँ शकल का मतलब चेहरा हो जाएगा, चेहरा। और सकल मतलब सब या समस्त, आप कुछ भी लिख सकते हो।
आप समस्त लिख सकते हो, सब लिख सकते हो, ठीक है। और ये शक्ल मतलब चेहरा ही होता है, हम सभी को पता है। इसी को आकार या आकृति भी कह सकते हैं, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में वन और पर्वत का 5-5 पर्यायवाची लिखना था। वन को हम क्या क्या कह सकते हैं? वन को हम अरण्य, जंगल, कानन हो जाएगा, कानन। इसके बाद दोस्तों विटप हो जाएगा, विटप। विटप के अलावा झाड़ी भी आप लिख सकते हो, झाड़ी भी इसी के अंतर्गत आता है, इसका पर्यायवाची ही है झाड़ी, ठीक है। गहन भी आप लिख सकते थे, ये सब है वन का पर्यायवाची। इसके अलावा विपिन भी इसी का पर्यायवाची है। अब पर्वत पर आते हैं। पर्वत को हम क्या क्या इसके पर्यायवाची हो सकते हैं? तो पर्वत का हो सकता है शैल, पहाड़। इसके अलावा गिर, गिर के अलावा हम लिख सकते थे भूधर या नग, ठीक है। तो इस तरीके से केवल 5-5 ही लिखने थे। अंचल भी आप लिख सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। प्रारंभिक स्तर पर लेखन सिखाने की विधियां। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों को कुछ भी सिखाते हैं तो इसमें दो विधियां सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। पहली है अनुकरण विधि और दूसरी है खेल विधि। इन दो विधियों के माध्यम से हम हर चीज बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जो विधियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसके अलावा करके सीखने की विधि, क्योंकि भाषा में हम लिखेंगे तभी सीखेंगे, तो करके सीखने की विधि, खेल विधि, इन सभी को हम इसमें रख सकते हैं। अनुकरण विधि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। वाक्य के आवश्यक गुण कौन कौन से होते हैं? तो किसी वाक्य के गुणों में सार्थकता या पूर्णता, योग्यता, पदक्रम, ठीक है, ये सब चीजें होते हैं। किसी भी वाक्य में ये क्या होते हैं? ये सब उसके गुण होते हैं कि किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करके हमने वाक्य की रचना की है, उस वाक्य को लिखने का क्या उद्देश्य है, वो वाक्य सही भाव स्पष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब क्या होते हैं? गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। वर्णों का उच्चारण करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे पहले वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किस तरीके से हम उनका उच्चारण कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हम उच्चारण सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत उच्चारण कर रहे हैं। गलत अगर हम करेंगे तो बच्चे भी उसी का अनुसरण करेंगे। तो वर्णों का उच्चारण करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उन वर्णों को सही से बोलें, ठीक है। सही से बोलेंगे हम तो सही से लिखेंगे भी, और सही से लिखेंगे तो सही से पढ़ेंगे भी। तो इस तरीके से वर्णों के उच्चारण में जो शब्द होते हैं या वर्ण होते हैं उनको सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। भाषा में श्रवण कौशल का क्या महत्व है, सो उदाहरण समझाइए। तो भाषा में श्रवण कौशल, दोस्तों देखिए, जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे जब ठीक ठीक सुनते हैं, जब सुनने का कौशल अच्छा होता है, यानी कि बच्चे सही से सुन पाते हैं टीचर की कही गई बातों को, तो जब बच्चे ने, जैसे टीचर ने उच्चारण किया कोई भी शब्द आकृति, अब बच्चे को अगर आकृति सही से सुनाई दिया तो वो आकृति सही सही बोलेगा भी। अगर उसको आकृति की जगह आवृत्ति सुनाई दिया है तो वो आवृत्ति ही बोलेगा। तो इस तरीके से जो श्रवण कौशल है, अगर बच्चा सही सही सुनेगा तो सही सही लिखेगा। जैसे स्कूलों में बच्चों को डिक्टेंशन बोला जाता है, या जैसे हिंदी में हम कहते हैं बच्चों को इमला बोला जा रहा है, या श्रुत लेख जिसको हम कहते हैं शुद्ध भाषा में। तो श्रुत लेख मतलब सुनकर लिखना। अगर बच्चा सही सही सुन रहा है तो वो सही सही लिखेगा भी। तो इसीलिए यहाँ पर आप एग्जाम्पल के स्वरूप आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे जो टीचर है वो कक्षा में बच्चों को श्रुत लेख बोलते हैं। इससे क्या होता है कि जो श्रवण कौशल कितना अच्छा है, बच्चों का सुनने की क्षमता कितनी अच्छी है, इसको हम चेक कर पाते हैं। तो श्रवण कौशल का क्या महत्व है, और इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आप श्रुत लेख का एग्जाम्पल दे करके समझा सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। लेखन में विराम चिन्हों का क्या महत्व है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो विराम चिन्हों का हर भाषा में बहुत महत्व है, क्योंकि विराम चिन्हों का ही प्रयोग करके हम क्या करते हैं, विराम चिन्हों का ही प्रयोग करके हम उस भाषा में कहाँ रुकना है। जैसे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इस प्रश्न में, तो हम कैसे इसको पढ़ रहे हैं, लेखन में विराम चिन्हों का क्या महत्व है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क को देख करके ही तो हमने इस तरीके से पढ़ा कि लगे कि ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से चाहे वो प्रश्नवाचक चिन्ह हो, चाहे पूर्ण विराम हो, अर्ध विराम हो, अल्प विराम हो, हंस पद चिन्ह हो, या इक्रेतर चिन्ह हो, या इस तरीके से योजक चिन्ह हो,
इन सभी चिन्हों का बहुत बहुत महत्व है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी भाषा को ठीक ठीक पढ़ना, ठीक ठीक समझना, ठीक ठीक लिखना, हमें जानना है, तो हमें विराम चिन्हों का ज्ञान होना ही चाहिए। तो उदाहरण के स्वरूप आप यहाँ पर जैसे राम घर जाता है लिख करके आपको पूर्ण विराम लगा देना था। ठीक है, इस तरीके से क्या तुम कल बाजार जाओगे, उसके बाद यहाँ पर प्रश्नवाची चिन्ह लगा करके आपको बताना था कि हमें जो अ, विराम चिन्ह है उनका प्रयोग करना आता है। बस आपको इस तरीके से ही दिखाना है यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, भाषा में शुद्ध उच्चारण का क्या महत्व है? आप एक शिक्षक के रूप में शुद्ध उच्चारण कौशल विकसित करने के लिए कैसी रणनीति अपनाएंगे? तो ऑलरेडी आपको ये क्वेश्चन का आंसर कई बार मैं बता चुकी इसी पेपर में, और बहुत ज्यादा ये पूछा भी है। देखिए, उच्चारण करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। उसी तरीके से मिलता जुलता क्वेश्चन ये भी है, अगर हम बच्चों को शुद्ध उच्चारण सिखाना चाहते हैं तो शुद्ध उच्चारण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें खुद सबसे पहले अपने उच्चारण को सही से बोलना पड़ेगा। सबसे पहले हमें खुद सही से बोलना है, और जब हमारा उच्चारण सही होगा तो एक बच्चे अगर किसी बच्चे का, मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से उच्चारण कर लिया, संस्कृत विषय हो या हिंदी विषय हो, सही सही से पढ़ते हुए चले जा रहे हैं चैप्टर्स को, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं सीख पा रहे, तो उनके लिए आप क्या करोगे? उन्हें बार बार उस भाषा को पढ़ना सिखाओगे। आप टेप रिकॉर्डर का मदद लो, टेप रिकॉर्डर की मदद लोगे, टेलीविजन की मदद लोगे, कंप्यूटर की मदद लोगे, जिससे भी आपको मदद मिले, बार बार आप उसको बुलवा करके, बार बार बच्चों से प्रैक्टिस करवा के, अभ्यास करवा करके आप बच्चों का जो उच्चारण कौशल है वो सही करवा सकते हैं। यही एक तरीका है, बार बार अभ्यास करने से ही बच्चे सही से उसको कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पूरा का पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा दिया। 8 के 8 विषयों के आपको सोल्यूशन हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पे मिल जाएंगे। एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेकेंड सेमेस्टर बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप वाकई में चाहते हो कि सेकेंड सेमेस्टर में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो अभी से आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बहनों तक, वो भी अपना क्वेश्चन मिला लें। थैंक यू सो मच एक बार फिर से दोस्तों। सारे विषयों को चेक कर लीजिएगा, और सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस की भी लिंक मैं दे दूंगी, आप एक बार देख लीजिएगा कि कैसा किस तरीके से मैं पढ़ाती हूँ। आप लोग एक बार जरूर देखिएगा उसको। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।